हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे नमस्कार। मैं राजकुमार आप सभी का अपेक्स क्लास एजुटेक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, हम जुड़ने जा रहे हैं आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सेशन में। आज हम जो 9th क्लास का आपका पेपर हुआ था 2020 को 2020 में जो आपका पेपर हुआ था ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, AISSEE का 2020 में, उसका करेंगे हम। अब देखो, पेपर को हम दो पार्ट में करते हैं। आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का मतलब ध्यान से समझना, पार्ट 1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर अगले पार्ट 2 में हम, जो पार्ट 2 रहेगा आपका, पार्ट 2 में हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, -3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/5 और फिर प्लस है ब्रैकेट में 9/5 मल्टीप्लाई बाई -10/3 फिर -1/2 इंटू 3/4। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखो 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 2 3 6, माइनस का 6 हो गया, नीचे कितना आ गया 5, प्लस इसको करते हैं, ये आपके पास 3 है यहाँ पे, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 5 2 10, तो 3 2 6, लेकिन माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 1 3, 3/8, तो फाइनल हो गया माइनस का 6/5 माइनस का 6/1 माइनस 3/8, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम 40 होगा। एलसीएम कितना होगा 40। 40 के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 से इसको 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 40 बनाने के लिए। तो फाइनली क्या हो गया, माइनस का 48/40 40 माइनस 240/40 और माइनस 15/40, तो 40 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 48 माइनस 240 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये टोटल कुल मिला के ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा -303/40, -303/40। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, डी आपका राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, क्लियर है भाई। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 63 टू 40 303 आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको कि द एब्सियस ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द। देखो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स वाई आपके पास किसी भी एक्सेस पे कोऑर्डिनेट होता है, ए और बी है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एब्सियस। उसको क्या बोलते हैं, एब्सियस बोलते हैं, ठीक है। उसको एब्सियस बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये कोई पॉइंट पी है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है आपके पास, और ये क्या होता है आपके पास, वाई होता है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, और ये होता है ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस डिस्टेंस होती है। तो एब्सियस क्या होगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, ये क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ होता है। ये लेंथ है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपकी, और ये लेंथ है, ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट है। यानी वाई लेंथ का मतलब एक्स एक्स से डिस्टेंस, वाई क्या होगा एक्स एक्स से डिस्टेंस, और एक्स क्या होगा वाई एक्स से डिस्टेंस, एब्सियस वाई एक्स से डिस्टेंस होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है 2/9, इस पे पावर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 2/9, इस पे पावर कितनी दे रखी है -6 दे रखी है, इक्वल 2/9 और इस पे पावर कितनी है 2m-1 है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस सेम है, यहाँ पे आपके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये फाइनली 2/9 पे पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 3-6, क्या हो जाएगी 3-6 और इक्वल क्या है आपके पास 2/9 पे पावर 2m-1। आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर भी इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से 2m-1 इक्वल क्या आ जाएगा 3-6, यानी 2m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास -3 + 1, तो फाइनल कितना आएगा -2, 2m इज इक्वल टू, तो m का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आएगी 1, -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आपका राइट आंसर, सी इज करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 और 3, लीव्स रिमाइंडर 2 और 3, देन विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन वाज द करेक्ट। यानी किसी भी नंबर में अगर 4 का डिवाइड करें हम, किसी भी नंबर में अगर 4 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आपके पास आता है वो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। आपको बोल रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखो तो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है, जो किसी का स्क्वायर होती है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और उसके बाद 49, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये आपके पास 1 का स्क्वायर होती है, ये 2 का स्क्वायर होती है, ये 3 का स्क्वायर होती है, ये 4 का स्क्वायर होती है, ये 5 का स्क्वायर होती है, ये 6 का स्क्वायर होती है, ये 7 का स्क्वायर होती है, 8 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इनमें 4 का डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा, देखो इसमें 1 में 4 का डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास, रिमाइंडर 1 आएगा। 4 में 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 0। इसमें 4 का डिवाइड करूंगा, 9 में 4 का डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 16 में करूंगा तो 16 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यानी कुल मिला के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझना, वो या तो 4 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल प्लस 1 की फॉर्म में है, या तो 4n है, जैसे 4 16 ये 4n है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 8 जा 4 16 जा 64, या तो 4n के फॉर्म में, ये 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसे 4 2 जा 8 + 1, 4 6 जा 24 1, ठीक है। यानी 9 को क्या लिखेंगे हम, 4 2 जा 8 + 1, 25 को क्या लिखेंगे हम 4, ये हो जाएगा आपके पास 4 6 जा 24 + 1, उसके बाद 49 को क्या लिखेंगे 4 × 12 + 1, ऐसे ही, यानी 4n + 1 की फॉर्म में, यानी या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 या 0, यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आता, रिमाइंडर या तो 0 या 1 आता, या तो 0 आ रहा है रिमाइंडर या 1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करने पे। समझ रहे हो मेरी बात को, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनमें 4 का डिवाइड करते हैं ना तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है। 0 कब आता है, जब 4 के मल्टीपल होते हैं, इनमें 0 आता है, इनमें क्या आता है 0, क्योंकि 4 के मल्टीपल है ये, और 1 किन में आ रहा है, इनमें 1 आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आगे भी यही होगा आपका परफॉर्मा, ठीक है। जब ये सही हो गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, जरूरी नहीं कि प्राइम में 2 और 3 आई, प्राइम में अलग अलग रिमाइंडर आता है, तो जब पहला सही हो गया तो बाकी तो क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आता, ठीक है। इन दोनों में से एक सही होगा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, जब ये सही हो गया तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर 1 और 0 आता, 2 और 3 नहीं आता। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो दो चीज की बात हो रही है, एक हो रही है 2304 की, तो याद रखो ये आपके पास 48 का स्क्वायर है, ठीक है, और एक होता है 1764, याद रखो ये आपके पास किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है, कर लेना आप, ठीक है, 42 का स्क्वायर है ये।
अब ध्यान से समझना, रूट निकालना मुझे, रूट 0.2304, तो ये कितना आएगा मेरे पास बताइए। अब देखो आपके पास ये 48 का है तो 48 आएगा। दूसरी चीज, अंडर रूट में पॉइंट के बाद कितने पेयर है, 2 पेयर है, तो एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। मैंने आपको बताया था 2 संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट, 2 पेयर है तो। दूसरा आपके पास क्या, अंडर रूट में 0.1764, तो इसका कितना रहा 42, 2 पेयर है पॉइंट के बाद, 2 संख्याओं के 2 पेयर है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब लगा दो, ऊपर क्या आएगा 0.48 प्लस 0.42 और नीचे क्या आएगा 0.48 माइनस 0.42, तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 0.90 और नीचे आ जाएगा 0.06। तो क्या होगा आपके पास, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 90/6 आ जाएगा। 90/6 का मतलब 15 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 15 इज करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका रेशियो क्या है आपके पास 2:3:4 है। द सम ऑफ देयर क्यूब इज 33957, द नंबर आर, इनके क्यूब का सम, क्यूब ये नंबर क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x। इनके क्यूब करो तो 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, और वो कितना आएगा आपके पास 33957, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल 33957। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 35, 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। 11 का डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, 11 8 जा 88 और 11 7 जा 77, 9x क्यूब। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया 9x क्यूब इज इक्वल टू 3087। अब 9 का भी डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, ये x क्यूब आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी, रूट क्यूब ऑफ 343, और x रूट क्यूब कितना होता है 343 का 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई, तो आपको क्या पूछ रहा था, नंबर्स आर, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 2x 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 3x 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, 4x 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। these are numbers 14 21 28, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ दिस। लिस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे पहले लिस्ट नंबर निकालो। लिस्ट नंबर निकालेंगे तो इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। लिस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल है, लिस्ट नंबर जो इनसे डिविजिबल हो क्या होगा एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा इनका, एलसीएम निकालेंगे 8 9 और 10 का, तो आपके पास 360 आएगा। क्या आएगा 360। 2 का डिवाइड करो 4 9 और 5, फिर 2 का डिवाइड करो 2 9 और 5, फिर 2 का डिवाइड करो 1 9 और 5, फिर 3 का डिवाइड करो 1 3 और 5, और फिर 3 का डिवाइड करो 1 1 और 5, फिर 5 का डिवाइड करो 1 1 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45। आंसर कितना आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, और कितना आएगा 360। ठीक है, 360 आ गया। और पूछ रहा है कि लिस्ट स्क्वायर नंबर। अब जो भी नंबर्स आएंगे ना वो 360 के मल्टीपल आएंगे जो इससे डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है। जिन तीनों से डिविजिबल होंगे ना, पहला नंबर सबसे छोटा 360 आएगा, अगले जो भी नंबर आएगा ना 360 की टेबल लिख लो, n 360 इंटू n, n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, n इक्वल 5, ऐसे आएंगे आपके पास। तो आपको 360 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना मल्टीपल 360 का, n इक्वल 10 रखो, n इक्वल 10 रखोगे तो 360 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास 360 100। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है आपके पास। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है लेकिन ये 360 का मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों का डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसकी बात करोगे तो कितना होगा, इसका मतलब वही है 360,
इसका मतलब 360 ही है। जब ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? सी आपका राइट आंसर आएगा, 3600। क्या आएगा? 3600 आएगा, ठीक है। जो किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है? 60 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ 1481018A095 इज अ मल्टीपल ऑफ 11 वेयर A इज डिजिट देन द वैल्यू ऑफ A। यानी अगर ये 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा। नंबर क्या है आपके पास? 1481018A095 ये नंबर है। ये नंबर 11 से मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा। अब नंबर 11 से डिविजिबल है तो एक का मान निकालो, और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? ऑल्टरनेट डिजिट का सम निकालो और उनका डिफरेंस करो। वो या तो 11 आना चाहिए, 11 का 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, और अल्टरनेट डिजिट का सम निकालना है आपको, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट का क्या निकालना है? सम। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। अब सही है, ऐड करो इनको, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 + 1 + 1 + 0 + 5, तो ये आपके पास आ गया 11। कितना आ गया? 11 आ गया। 5 + 0 0 + 1 1 6 6 और एक 7 और 11। इनको देखो, 9 + A, ये A है यहाँ पे, ये क्या है? A। तो आपके पास आ गया 9 + A + 0 + 4 और +1। 9 + A आ गया आपके पास, 9 + A + 0 + 4, 0 + 8 है, ये 4 नहीं है 8 है। वापस से कर रहा हूं मैं, ठीक है। 9 + A + 0 + 8 + 1, 8 + 1 इनको लेना है। 1 8 0 A और 9 सम करोगे तो कितना आएगा? +1 भी करना है यहाँ पे। 9 8 17 1 18, 18 + A आ गया। अब इनका डिफरेंस करो, डिफरेंस करोगे तो 18 + A - 11 कितना आएगा आपके पास? ये 7 + A आएगा। अब इसको 11 से मल्टीपल बनाने के लिए मैं एक की वैल्यू कितनी रखूंगा? एक की वैल्यू 4 रखूंगा, ताकि 7 + 4 मेरे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और 11 का मल्टीपल बन गया ये, तो क्या आ गया आपके पास? बी आंसर आ गया। एक की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? क्लियर है? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इन द BA × B3 57A। आपको बोला जा रहा है B है, यहाँ पे A है। इनको मैं अच्छे से लिख देता हूं, एक बार बोल्ड कर देता हूं थोड़ा। ये आपके पास क्या है? B है, और ये आपके पास A है, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास B है। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे A है। अब देखो आपको क्या करना है? A और B की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल है, देखो ध्यान से समझना। पहले देखो 3 को जब A से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो वापस A आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है जब A की वैल्यू या तो 1 हो, या तो 1 हो, या A की वैल्यू 5 हो। क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो 3 आता है, या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है, ठीक है। तो 1 नहीं हो सकता, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 3 आ रहा, तो 1 पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5 पॉसिबल है। क्या है? 5 पॉसिबल है। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब A की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। क्या आ गई? 5। तो अब 3 5 जा 15, तो यहां भी 5 आ जाएगा। अब A की वैल्यू 5 है, मतलब ये दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया आपके, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। समझ में आ गया? अब अगर दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए तो आप ये देखो B की वैल्यू रख के देखो। अब B की वैल्यू में 2 रख के देखता हूं, 2 रख के देखता हूं। अब 3 5 जा 15, समझना, ये हो गया आपके पास B5 और ये हो गया B3, और नीचे कितना हो गया? 3 5 जा 15, फिर कैरी 1। अब देखो B की वैल्यू 2 रख के देखता हूं मैं। अगर मैं B की वैल्यू 2 रखता हूं तो 3 2 जा 6, 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहां पे B की वैल्यू क्या रखूंगा? 2। फिर यहां पे क्रॉस करते हैं। अब देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर कैरी 1 बचेगा। 2 2 जा 4 एक 5, तो क्या आ रहा है आपके पास? 5 7 5, मतलब 5 7 5 आ रहा है बिल्कुल। मतलब ये सही है आपके। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब B की वैल्यू अगर 2 सेटिस्फाई नहीं करती प्यारे बच्चों तो हम फिर B की वैल्यू 5 रख के देखते हैं, बट 2 पे सेटिस्फाई कर रही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है भाई। जब A की वैल्यू मिल जाती है ना, एक वैल्यू मिल जाती है ना, दूसरी वैल्यू से हम आसानी से ऑप्शन को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और आपके पास अब 2 ऑप्शन है, 2 रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z फॉर विच द नंबर
471Z8 इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। नंबर क्या है आपके सामने 47181Z8, 471Z8 ये 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य ये नंबर। अब 9 से भाज्य तो अंकों का योगफल भी 9 से भाज्य होना चाहिए, अंकों का योगफल भी 9 से भाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योगफल यानी सम ऑफ डिजिट्स, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, सम ऑफ डिजिट्स देखो यहां पे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो 4 + 7 + 1 + Z + 8, तो कितना आएगा आपके पास 8 1 9 9 7 16 20 + Z। अब 20 + Z है, उसे 9 से डिविजिबल बनाने के लिए मैं Z की वैल्यू क्या रखूं बताइए? Z की वैल्यू मैं 1 ही रख सकता हूं, ठीक है, 4 रखूंगा। Z की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या आता है मेरे पास 20 + 4, क्या आता है मेरे पास 24 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। Z की वैल्यू 5 रखता हूं, Z की वैल्यू 5 रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 20 + 5 25 आएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको पता है 20 के आगे एक ही नंबर होता है जो 9 से डिविजिबल, वो क्या होता है 27, यानी 20 + 7 27 आपका आंसर। एक एक रखे जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 7 पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 + 7 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आगे चले प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा होता है प्यारे बच्चों? जिसकी ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल। इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला वो क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 क्या होता है? साइड स्क्वायर। और ये आपको दे रखा है, इधर लिख देता हूं मैं, √3/4 साइड स्क्वायर, ये आपको दे रखा 64√3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 64 × 4। तो साइड क्या आ जाएगा आपके पास? साइड आ जाएगा √, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर √ आएगा, 64 × 4। अब 64 का √8 होता है, 4 का √2 होता है, तो आंसर क्या आ गया 16। आंसर क्या आ गया आपके पास 16 आपका आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है। एक्सप्रेशन है आपके सामने, यहां पे लिख देता हूं मैं, राइट डाउन हियर 4m² - a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab - b² डिवाइडेड बाई 2m + a - b। ध्यान से समझ रहे हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। आप देखो क्या करो प्यारे बच्चों, 4m² को एज इट इज रहने दो और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का b²। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2m + a - b। अब ये पूरा जो है, ये पूरा है, ये आपके पास a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर। आपको याद हो तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + b²। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास? a² - ट्वाइस ऑफ ab + b², माइनस में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनली बन गया 4m² - a - b द होल स्क्वायर। इस 4m को भी मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी हो जाएगा 2m द होल स्क्वायर। और नीचे आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ m + a - b। अब आप देखो यहां पे आइडेंटिटी लग रही है a² - b²। तो आपको पता है a² - b² की जो आइडेंटिटी होती है वो एक बार प्लस में आता है और एक बार क्या आता है? माइनस में आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों? इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ m, तो ये प्लस में आ जाएगा a - का b, और एक बार माइनस में करेंगे तो ट्वाइस ऑफ m माइनस का आ जाएगा a - b। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m + a - b। यहां तक कोई दिक्कत? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ m माइनस का a और माइनस प्लस का b, तो ट्वाइस ऑफ m - a + d, ट्वाइस ऑफ m - a + b। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? भाई ये कट गया तो यही बचेगा आपके पास, कैंसिल हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स A and B इज 3:5। दो ट्रेन है
जिनकी स्पीड का रेशियो ध्यान से समझना, स्पीड रेशियो है वो आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, ए एंड बी, उनकी स्पीड रेशियो आपको दे रखा है 3:5 दे रखा है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ ट्रेन बी रन 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स, जो ट्रेन बी है आपके पास, ट्रेन बी समझना प्यारे बच्चों, ट्रेन जो बी है वो 300 किलोमीटर 4 आवर में ट्रेवल कर रही है, 4 आवर्स में 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो इसकी स्पीड निकाल लो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है 4 आवर, तो कितना आएगा आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि बी की स्पीड आपको मिल गई है, कितनी मिल गई, 75 किलोमीटर पर आवर, आपको निकालनी एक की स्पीड, यानी 5 की वैल्यू 75 है तो 15 5 से 75 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी सिंपल है, 5 की वैल्यू 75 दे रही की रेशियो में 5 का मतलब 75 है, तो 1 का मतलब कितना होगा, कट जाएगा 15 आ जाएगा, तो 3 का मतलब कितना होगा, क्योंकि एक की स्पीड 3 है, 3 × 15 तो कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। आया नहीं आया समझ में, 45 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। अब देखो एक की स्पीड जो है वो 3 आ रही है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 3 का मल्टीपल आएगी। अब 3 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। अब आपके पास चॉइसेस 3 रह गई, हो सकता है कभी कभी यहीं से आंसर निकल जाए बिना सोल्व किए, क्योंकि एक की स्पीड 3 का मल्टीपल आएगी, तो 3 का मल्टीपल अगर एक ही हो तो वही आंसर होगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, नो नीड टू राइट डाउन हियर, बट अगर 3 ऑप्शंस 3 के मल्टीपल आ रहे हैं तो फिर हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 14, 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son 3 years ago, and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. The present age of the son and Dilip are, present age बतानी है, समझना। अगर मैं 2 year ago की बात करूं, 2 year ago की, तो दिलीप और उसका सन, दिलीप और ये इसका सन है, इनके एज में क्या दे रखा है कि दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज इज सन, यानी सन की एज का 3 times है। सन की एज अगर 1 है तो इसकी एज कितनी होगी, 3 होगी। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो अगर इसकी x है तो इसकी कितनी होगी, 3x होगी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 2 year hence, 2 year hence यानी यहां से अब 2 साल बाद, 2 year hence, 2 year hence का मतलब अब से 2 साल बाद। 2 year hence क्या बोल रहा है, 2 year hence की बात क्या हो रही है कि 2 year hence twice his age will be equal to 5 times of his son, यानी इसका twice इसके 5 times के इक्वल है, यानी twice of Dilip is equal to 5 times his son, 5 times his son। तो इनके एज का रेशियो क्या आ जाएगा, दिलीप और सन की एज निकालो तो क्रॉस में हो जाएगी। क्रॉस में कैसे होती है भाई, दिलीप और सन की एज का रेशियो निकालू मैं, दिलीप अपॉन सन की एज का रेशियो, तो कितना आएगा, 5 रहेगा इधर और 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, सन इधर चला जाएगा, तो 5:2, यानी ये दिलीप की एज हो जाती है और ये इसकी सन की एज हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वल में रेशियो में मैंने आपको बताया था, ये दिलीप की एज होती है और ये इसकी सन की हो जाएगी, तो सन की एज है, दिलीप की एज है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है, आया नहीं आया समझ में। आपको बताना प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड दिलीप आर, प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड दिलीप आर, उसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहले तो देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। भाई यहाँ पे आप देखोगे तो 2 प्लस हो रहा है और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, हमने ये किया था कि इनका देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा रेशियो, बताइए। ये रेशियो हो जाएगा आपके पास 9:3 हो जाएगा, और ये रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास 10:4 हो जाएगा। अब देखो इक्वल बन गया। अब कितना बन गया, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे कितना है, प्लस का 1। इस प्लस का 1 का मतलब कितना है, 2 और 2 4 ईयर्स, ध्यान से समझना। 2 और ये 3 है ना, 3 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो की बात हो रही है। 2 कितना हो गया, 4 ईयर्स का गैप है यहां से लेकर यहां तक। तो इस 1 का मतलब कितना है, इस 1 का मतलब है आपके पास 4 ईयर, इस 1 का मतलब कितना है, 4 ईयर है। आपको बोल रहा हूं कि परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज के लिए इसकी और इसकी निकाल लेते हैं।
दिलीप की एज कितनी होगी, दिलीप देखो, दिलीप की एज कितनी है 9, 9 का मतलब कितना होगा 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। और सन की एज कितनी होगी बताइए, सन की एज हो जाएगी आपके पास 3 है, तो 3 का मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 36 और 12 है, तो प्लस 2 एज करोगे तो ही तो प्रेजेंट पे आओगे। यहाँ पे एज क्या है आपके पास 36 और 12 है, तो यहाँ पे एज क्या होगी बताइए, ऐड कर दो तो प्रेजेंट एज क्या आएगी आपके पास, परसेंटेज क्या आएगी, दिलीप की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास 36 प्लस 2, भाई ये 2 साल पहले की है तो परसेंटेज 38 आ जाएगी। और सन की परसेंटेज क्या आ जाएगी आपके पास 12 प्लस 2 यानी 14, 12 प्लस 2 यानी 14, तो 14 और 38, 14 और 38 यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो एक्स मान की भी मैं बता देता हूं आपको, एक्स मान की भी बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि गैप बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनके डिफरेंस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके डिफरेंस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गैप बराबर, देखो गैप बराबर हो गया 1 1, अभी यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था। अब इस 1 का मतलब कितना 4 ईयर का गैप है, ये प्रेजेंट है, ये लाइन प्रेजेंट की है आपकी, ये प्रेजेंट की लाइन है आपकी, प्रेजेंट से 2 साल पहले और प्रेजेंट के 2 साल बाद, 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप है, इस 1 का मतलब 4 साल है 4 ईयर, तो 9 का मतलब कितना हुआ 9 4 जा 36, 3 का मतलब 3 4 जा 12 ईयर, 1 का मतलब 4 है तो 9 का मतलब 36 होगा। ठीक है, तो ये इनकी एज आई है यहाँ पर एज आई है, यहाँ का मतलब 2 साल पहले, 2 साल बाद 2 2 ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, एक्स मान के कैसे करोगे प्यारे बच्चों, एक्स मान के ऐसे करोगे आप कि 2 ईयर 2 साल पहले, 2 साल पहले इनकी एज क्या है, दिलीप और सन, दिलीप इसकी एज 1 है तो इसकी 3 है, यानी इसको x मानेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है 3x, तो प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ आप, प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी इसकी 3x प्लस 2 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। और आपको बोल रहा है कि 2 साल बाद 2 ईयर आफ्टर इसकी एज कितनी हो जाएगी आपके पास 3x प्लस 2 ऐड कर दो 4, और इसकी क्या हो जाएगी प्लस 2 यानी x प्लस 4, ये एज होगी। और इनका रेशियो क्या दे रखा है आपको, इनमें रिलेशन क्या दे रखा है कि दिलीप का डबल सन के 5 के इक्वल है, दिलीप का डबल सन के 5 के इक्वल है, यानी दिलीप का डबल 2 इंटू दिलीप इक्वल टू 5 इंटू सन, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ऑफ x प्लस 4, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये 6x प्लस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये 5x और 5 4 जा 20, इस x को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x और ये जाएगा 20 माइनस 8, तो ये 12 हो गया और ये x हो गया। x का मतलब इसकी यहाँ पे एज 12 है, तो इसकी कितनी होगी 12 इंटू 3 मतलब 36 होगी। तो यहाँ प्रेजेंट में कितनी होगी बताइए, प्लस 2 ऐड कर दो, प्लस 2 ऐड होगा ना, तो ये हो जाएगी आपकी 38 और ये हो जाएगी आपकी 14। दिस इज योर आंसर, 38 और 14 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो 14 38 आप, अब आपको ऐसे अच्छा लगा तो ऐसे करो, रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से। अब यहां से लेकिन ये क्वालिटी होती है, आपको अगर ये एज पूछी जाती 2 साल बाद तो आप यहां से निकाल सकते, 1 की 4 तो 10 की 40 होगी, 4 की 16 हो जाएगी, है ना, कहीं से भी निकाल सकते। आपको डिफरेंस पूछा हो तो इनका डिफरेंस 6, 1 का 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। इनका डिफरेंस पूछा हो तो 6 का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। एज में जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा बराबर, आज अगर 10 साल का एज में डिफरेंस है आपके और आपके फादर में, तो 10 साल बाद भी वो डिफरेंस वही रहेगा, डिफरेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 7 इन ए सिंगल डाइस। सिंगल डाइस को आप फेंकते हो, डाइस जो होता है प्यारे बच्चों, डाइस कैसा होता है मैं बना देता हूं, आपने देखा होगा डाइस को अच्छे से। ठीक है, डाइस ऐसा होता है, इसका ईच सरफेस क्या होता है स्क्वायर की तरह होता है, डाइस का ईच सरफेस क्या होता है स्क्वायर की तरह। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, डाइस कैसा होता है, ऐसा होता है डाइस आपके सामने, बड़ा ही सुंदर सा डाइस बना रहा हूं मैं। अब इस डाइस में क्या होता है कि अगर ये 1 है, समझना ये 1 है तो ये आपके 6 हो गया, ये 2 है तो ये आपके 4 हो गया। ठीक है, इधर साइड में, और इधर फ्रंट में 3 है तो पीछे 5 हो गया, कैसे भी मान लो आप, पीछे 5, ये मैंने लिख दिया है। अब इसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम।
लेकिन आप ये बताओ कि 7 आ सकता है कि डाइस में? नहीं आ सकता। जब 7 आ ही नहीं सकता तो ये अनसर्टेन इवेंट हो गई। क्या होगी? अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट का मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। मैं बोलूं 1 + 1 3 होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितने पॉसिबल से, तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। यानी आप ये बताओ आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आपको पता ही है, ये सर्टेन है कि लाइट नहीं आ रही घर में। अब आप स्विच ऑन करके, आपके इन्वर्टर भी नहीं है घर में, अब आप फैन ऑन करना चाहते हो और आप जाके स्विच ऑन कर रहे हो, तो आप ये बताओ फैन चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि चलेगा ही नहीं, अनसर्टेन इवेंट है, लाइट ही नहीं आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। आप एक स्कूटर चला रहे हो, आप 20 साल पुराना स्कूटर आपके घर में पड़ा है अटाले के अंदर, और आप स्कूटर को निकाल रहे हो चलाने के लिए। हाँ, अब स्कूटर को आप किक मारते हो, चलाने की कोशिश करते हो, उसके चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50-50 होगी, क्योंकि बहुत पुराना है स्कूटर, अभी नया ही सर्विस कराया हुआ स्कूटर होता है, तो चलने की प्रोबेबिलिटी 100% होती, दौड़ता दबा के। ठीक है, तो यहां पे अनसर्टेन इवेंट होगी। अनसर्टेन इवेंट का मतलब जिसकी जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता। आपको बोला जाए कि द सनराइज इन द वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कब वेस्ट से सनराइज होता है? हो ही नहीं सकता, अनसर्टेन इवेंट है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ के अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये अनसर्टेन इवेंट इनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100%। सर्टेन इवेंट होती है, मैंने आपको बताया था, सर्टेन इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, परसेंटेज में 100 और फ्रैक्शन में 1। और अनसर्टेन इवेंट होती है प्यारे बच्चों, अनसर्टेन इवेंट उनकी प्रोबेबिलिटी 0% होती है, यानी 0 होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एज इज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम इज लेस देन ए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बोला जाए कि ए की इनकम, ध्यान समझना, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इफ ए की इनकम बी से x% ज्यादा है, x% ज्यादा है ना, तो बी की इनकम ए से क्या होगी? कितनी कम होगी? 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस x%, इतनी कम होगी। इतनी क्या होगी? कम होगी बी की इनकम। लेकिन अगर ए की इनकम, ध्यान से समझना, अगर ए की इनकम बी से x% कम है, x% क्या है? कम है, तो बी की इनकम ए से क्या होगी? ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी बताइए? 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस x%, इतना प्रतिशत क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको कौन सा केस दे रखा है? ये वाला केस दे रखा है, ये वाला केस दे रखा है। तो आंसर क्या आएगा आपका बताइए? ये आपको कितना दे रखा? 60% दे रखा है, तो ये कितना होगा? 100 इंटू 60 अपॉन 100 प्लस 60, 100 प्लस 60। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60, नीचे लिख देता हूं मैं, 100 इंटू 60 और नीचे हो जाएगा आपके पास 160। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 से कट जाएगा 25, तो 75 अपॉन 2 आ गया। 75 अपॉन 2 का मतलब 37.5%। याद रखना प्यारे बच्चों, 37.5% आपका आंसर। ठीक है, ये दो तरीके याद रखना। अगर ए की इनकम बी से x% कम है तो बी की इनकम ए से ज्यादा होगी, माइनस है इसलिए माइनस आ गया, प्लस है इसलिए नीचे प्लस आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको बोला जा रहा है ए की इनकम बी से 60x%, मैंने 60% ज्यादा है, ये 100 है, तो 100 का 60% ज्यादा है ए की इनकम बी से। 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है, तो कितना होगा? 160 होगा। आप कितना होगा? 160। अब आपको बोला जाए कि बी की इनकम ए से कितना कम है? कम तो 60 ही है, बी की इनकम ए से कम तो 60 ही है। अब आप बोलोगे वैल्यू में तो 60 कम है, लेकिन परसेंटेज में 60 कम नहीं है, परसेंटेज में गलत हो जाएगा आपका। आप बोलोगे यहां पे कि सर इसकी 60% ज्यादा है तो इसकी 60% कम होगी, गलत बात, नॉट। ठीक है, क्योंकि यहां पे 60% इसकी इनकम पे कैलकुलेट हो रहा है, और ये जब 60% कैलकुलेट हो इसकी इनकम पे कैलकुलेट होगा, बेस ये होगा, तो चेंज हो जाएगा। परसेंटेज वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अगर ए की इनकम बी से 60 ज्यादा है तो बी की इनकम ए से 60 कम होगी, लेकिन परसेंटेज में अगर 60 का भी इसका परसेंटेज निकालो, 60 का बी ए से कितना कम है ये बताना है। ए से कितना? ए से कम है तो ए से परसेंटेज कैलकुलेट होगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4 से काट दो, ठीक है, 4 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 और ये 15 हो जाएगा, तो 15 5 जा 75/2 कितना आएगा आपके पास 37.5%। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाय जॉइनिंग -3, -2, -3, -3 एंड -3, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन। इन तीनों को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा आपको? ट्राइंगल मिलेगा, या स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलेगा आपको? तो देखो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, काम की चीज है। काम की चीज क्या है कि हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। ये आपका सेंटर है और एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं मैं, ये लो, ठीक है, ध्यान से समझना। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है और ये आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ठीक है। एक्स एक्स में इधर पॉजिटिव होती है और इधर नेगेटिव होती है, वाई एक्स में इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। तो पहली चीज तो ये देखो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बता सकते हो। मैं आपको बताता हूं, जब भी 3 पॉइंट दिए हुए हों, 3 या 4 कितने भी पॉइंट्स दिए हों, कितने भी पॉइंट्स, ध्यान से समझना। तो 3 पॉइंट दिए हुए तो ट्राइंगल बनेगा, 4 से ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, 3 कोऑर्डिनेट अगर दिए हो या 3 से ज्यादा दिए हुए हो और उनका एक कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल हो, उनका एक कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल हो, जैसे ये इक्वल है, तीनों का एक इक्वल हो, चाहे वो x हो चाहे वो y कोऑर्डिनेट हो। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। चाहे वो x कोऑर्डिनेट इक्वल हो या y कोऑर्डिनेट इक्वल हो, तीनों का इक्वल है, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। अब दूसरी चीज, स्ट्रेट लाइन आती तो कैसी आती है? अब अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। यह आपका 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया आपका 1 -1 -2 -3 -4, और ये हो गया आपके पास -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। आपको पहला क्या दे रखा? -x पे -3 है, y पे 2 है। x पे -3 है और y पे 2 है। y पे क्या है? 2 है, और x पे क्या? -3। तो पॉइंट यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? यहां पे। दूसरा क्या दे रखा है? x पे -3 है, y पे -3 है। x पे -3 और y पे भी -3 है नीचे, y पे भी क्या है? -3। तो पॉइंट कहां से आएगा? यहां पे आएगा आपका। पॉइंट कहां से आएगा? यहां पे आएगा। तीसरा क्या दे रखा है? x पे -3 है, y पे 4 है। अब y पे प्लस है तो ऊपर जाएगा, x पे -3 y पे 4 है, तो y पे 4 है। तो देखो एक कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया ना, तो तीनों एक ही लाइन में आएंगे आपके पास। क्या आएंगे? एक ही लाइन में। और जब आप इनको ड्रॉ करोगे ना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, जब आप इनको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एकदम क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। आप देखोगे तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बाकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्स के पैरेलल है, वाई एक्स के पैरेलल है। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो वाई एक्स के पैरेलल आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो एक्स एक्स के पैरेलल आएगा। ये -3 है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? -3 है, ठीक है। और अगर वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होता तो एक्स एक्स के पैरेलल आती, या तो इधर या इधर आती, ठीक है, समझना। तो वाई एक्स के पैरेलल लाइन आ रही है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई भी डेटा है आपके, ऑब्जर्वेशन या डेटा, वो नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है किसी गिवन डेटा में, अकर बार बार आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए
अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ a draper losses an amount equal to the selling price of 3 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। यानी वो 33 मीटर क्लॉथ अगर सेल करता है तो 3 मीटर के जो क्लॉथ की कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस होती है उसके बराबर उसको लॉस होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या मान लेते हैं कि 1 मीटर की कॉस्ट है आपके पास 1 रुपीज, क्या होती है 1 रुपीज होती है। अब आपने 33 मीटर, आपने क्या किया 33 मीटर क्लॉथ क्या किया है, सेल किया है, तो सेल प्राइस क्या आ जाएगी आपकी एसपी, सेल प्राइस आ जाएगी 33 मीटर की कॉस्टिंग कितनी आएगी आपके पास 33 रुपीज आएगी, 33 रुपीज। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल क्या होता है आपके पास सेल प्राइस माइनस लॉस, सेल प्राइस माइनस लॉस। लॉस भी देख लो, लॉस कितने का हो रहा है बताइए, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको 3 मीटर के सेलिंग प्राइस के इक्वल, 3 मीटर के इक्वल हो रहा है, तो 3 मीटर का मतलब 3 रुपीज का लॉस हो रहा है आपको। कितने का लॉस हो रहा है, 3 मीटर का लॉस हो रहा है, 3 रुपीज का, 3 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो आप ये बताओ एस कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी सेल प्राइस माइनस लॉस, यही तो होता है, ये मैंने आपको बताया था, सेल प्राइस माइनस लॉस। सेल प्राइस कितनी है 33, सेल प्राइस प्लस लॉस होता है, सॉरी माइनस नहीं प्लस लॉस, माइनस प्रॉफिट में होता है। तो 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ रही है 36 और सेल प्राइस आ रही है आपकी 33, आपको लॉस कितने का हो रहा है -3 का हो रहा है। प्रतिशत लॉस क्या आएगा आपके पास, प्रतिशत लॉस होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस कितने का हो रहा है 3 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 36 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कट जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 12 तो कितना आएगा आपके पास 8.33%, यानी 8 and 1/3%। दिस इज योर आंसर, 8 and 1/, देखो गेन तो होगा ही नहीं, लॉस होगा ये तो गेन तो होगा ही नहीं, लॉस 7 या 8 and 1/3% लॉस। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट में बताता हूं। ये आपकी सेलिंग प्राइस है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपको लॉस जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के सेल प्राइस पे हो रहा है, तो आप सेल प्राइस को अज्यूम करो। सेल प्राइस अगर 33 मीटर की कॉस्टिंग 33 है तो आपको इसके 3 मीटर के बराबर लॉस हो रहा है, तो 3 मीटर के बराबर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी आपके पास 33 प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपके पास 33, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है कितने पे हो रहा है 12 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आएगा आपके पास 8 and 1/3%। ये फास्ट ट्रैक मेथड है, दिस इज द फास्ट ट्रैक मेथड, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉस कॉस्ट प्राइस क्या होता कि 3 मीटर कॉस्ट प्राइस के बराबर के आपको लॉस होता तो फिर इसको हम 33 मानते और फिर इसकी वैल्यू निकालते। इसकी वैल्यू कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करके, ऐसे करके, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सेल माइनस प्रॉफिट होता है और ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं समझ में होगा, 8 and 1/3% आपका आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, three cubes of metal whose edges are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single cube, the edge of the new cube। यानी 3 क्यूब है आपके पास, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं 3 क्यूब, समझना प्यारे बच्चों। 3 क्यूब है आपके पास, एक छुटका है, एक ये क्यूब है आपके पास, एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, एक इससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये लो, एक इससे भी बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 क्यूब्स बना दिए मैंने और इनके आपको साइड्स दे रखी है, एक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, समझना प्यारे बच्चों, एक की 6 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये आपको साइड्स दे रखी है। अब तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं हम, एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं।
तो बड़ा क्यूब बना रहे तो इस बड़े का जो वॉल्यूम होगा आपके पास, एक बड़ा क्यूब हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस बड़े का जो वॉल्यूम होगा आपके पास, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस बड़े का जो वॉल्यूम होगा आपके पास, वो वॉल्यूम क्या होगा, ये बड़ा क्यूब बना दिया है, इसका जो वॉल्यूम होगा इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है। और ये वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब होता है, ठीक है, साइड क्यूब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 512 प्लस ये हो जाएगा 1000, तीनों को ऐड करोगे तो 7728 आएगा साइड क्यूब। और साइड की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, रूट क्यूब आ जाएगा, रूट क्यूब ऑफ 1728, और इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसकी साइड कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए, एक D1%, एक D2%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए एमआरपी पे, एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है D%, वो कैसे निकालते हैं हम, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100, याद है या नहीं है। तो आपको एक दे रखा है कितना, 20%, एक दे रखा है 10%, तो निकाल लो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। अब देखो 30 से कम ही आएगी जो भी वैल्यू, सारी की सारी 30 से कम है, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0, 2 1 जा 2, तो कितना आएगा 28%, 28% आपका आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, कौन सा इनमें से डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं। अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, यूनिटरी मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ए और बी है, अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर एक को डिक्रीज करोगे तो बी भी डिक्रीज होगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, एक को इंक्रीज करने से दूसरे को भी इंक्रीज होना। तो नंबर ऑफ सीड्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज व्हेन देयर टोटल वेट इज इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, सीड्स इंक्रीज करने से वेट इंक्रीज होगा, मतलब ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन। आपको बताना कौन नहीं है। मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस विद ए फिक्स्ड स्पीड, ज्यादा है आपके पास, ज्यादा पेट्रोल है तो उसको मोर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए एक परफेक्ट एक फिक्स स्पीड के हिसाब से, तो ये भी एक डायरेक्ट है आपके पास। दूसरा है मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज, अगर स्टूडेंट इंक्रीज और तो फीस भी इंक्रीज होगी, ये भी है, तो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। टाइम टेकन विल बी लेस इफ नंबर ऑफ वर्कर इज इंक्रीज, अगर कोई काम आपके पास हो रहा है, आप नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, तो मतलब एक को बढ़ाने से एक दूसरी चीज कम हो रही है, इसका मतलब इनडायरेक्ट वेरिएशन है। वो क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हो। तो ये आपका आंसर होगा, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन है। आगे चले अगला क्वेश्चन, अगला है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 9, आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको 23 दे रखी है। आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको पता है, जब मैंने आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। और यहां से मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वैल्यूज रख दो। इसकी वैल्यूज कितनी है आपको 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 23 दे रखी है ना, 23 है, तो कितना होगा 81 माइनस 46, तो कितना आएगा आपके सामने 35 इज योर आंसर, 35 आएगा ना, ये आपका आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 35। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चले अगला क्वेश्चन 24 ऑन डिवाइडिंग, क्वेश्चन नंबर 24 ऑन डिवाइडिंग 200 इंटू 2 पार्ट्स,
200 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 200 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक फर्स्ट पार्ट हो गया और एक सेकंड पार्ट हो गया। आपको क्या बोला जा रहा है, 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 1/2 ऑफ द सेकंड पार्ट 1 आर इक्वल, यानी फर्स्ट का 1/3 इक्वल टू 1/2 ऑफ द सेकंड पार्ट। ठीक है, यहां से फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 को उधर भेज दो, 3/2 आएगा। अगर इसको मैं 3x लेता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2x आ जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड की बात करूं मैं, फर्स्ट और सेकंड की, तो मेरे पास कितना आएगा, 3:2 आ गया। यानी अगर ये 3x हुआ और ये कितना हो गया, 2x हुआ, तो इनका सम कितना है, इनका सम 200 दे रखा है आपको। तो 5x इज इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40। तो आपको लार्जर पार्ट पूछ रहा है, लार्जर कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट लार्जर है तो ये 3 का मल्टीपल है, जो भी आएगी वैल्यू 3 का मल्टीपल। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, जो भी आंसर होगा इन दोनों में से होगा। तो x की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 40 यानी 120 आपका आंसर आ गया। तो 120 आपका लार्जर पार्ट होगा। आप बिना x मान के भी कर सकते थे, कैसे, जब आपको फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिल गया है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिल गया है प्यारे बच्चों 3:2, तो आप फर्स्ट प्लस सेकंड का रेशियो निकाल लो, कितना आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड का रेशियो कितना आएगा, 3 + 2 कितना आएगा, 5, 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 की वैल्यू आपको 200 दे रखी है, यानी मल्टीप्लाई बाई 40, तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 40 का मतलब 120, और इस 2 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई 40 मतलब 80। दिस इज योर आंसर। तो लार्जर ये है, स्मॉलर ये है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो बिना x मान के। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ऑन सेलिंग ए फेन फॉर Rs 815 सुनील गेन 8%, फॉर हाउ मच डिड ही परचेज। परचेज कॉस्ट निकालनी है आपको, कि आपको सेल प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 810, और जो गेन है, गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट परसेंट, गेन या प्रॉफिट परसेंटेज वो दे रखी 8%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, कितना है वो, 8% दे रखा है। आपको निकालना परचेज प्राइस, क्या निकालना है आपको, परचेज प्राइस निकालना है। परचेज प्राइस, ये कॉस्ट, परचेज प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। परचेज प्राइस को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेल प्राइस अपॉन, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा तो माइनस लिखेंगे, और इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब 100, तो वैल्यू रख दो। आपके पास कितना आएगा, सेल प्राइस है 810, और यहां पे आ जाएगा 100 + 8, कितना होगा ये, 100 + 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो हो जाएगा 810 अपॉन 108 और मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अब इसको कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, देखो ये 27 से कट जाएगा, 27 × 3 = 81, 27 से कट जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 27 × 3 कितना होता है, 81 होता है। थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं मैं, 27 × 3 = 81, और 27 × 4 = 108, और ये 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। तो आंसर आपका कितना आ गया, 25। आंसर कितना आ गया, 25 × 30 यानी 750 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 750 आपका राइट आंसर। दिस इज योर आंसर, 750 डी इज करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आया नहीं आया समझ में बताइए, क्लियर है। एक तरीका और मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, आपको गेन कितने का हो रहा है, आपको गेन कितने का हो रहा है, गेन हो रहा है 8% का। आपको 8% का फ्रैक्शन पता है कितना होता है, 8/100 होता है। कितना होता है, 8/100। ध्यान से समझना, और 8/100 को भी आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 2 = 8, और ये 25 आ जाएगा, यानी हो गया 2/25। कितना आ गया आपके पास, 2/25। फटाफट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। ये प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब देखो प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, यानी 25 का 8% 2 है, यानी 8% का मतलब हमें क्या मिल गया प्यारे प्यारे बच्चों, 2/25, यानी 25 का 8% 2 है। तो इसका मतलब हुआ ये कॉस्ट प्राइस हो गई,
और ये आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। तो बताओ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का हो रहा है, कितने, 2 का हो रहा है, 8 का नहीं 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 810, यानी मल्टीप्लाई बाई 27 3 जा ये 81, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 30 का मतलब 750 आपका आंसर। फटाफट उड़ाने वाली ट्रिक्स, फटाफट उड़ाने वाली ट्रिक्स। अगर ऐसे करना चाहो तो अगर लॉस हो रहा हो तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस आने से 25 माइनस 2 आ जाएगा वहां पे, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा हो तो 25 प्लस 2 करके लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर जो दे रखी है वैल्यू वो देख लो कितना मल्टीपल हो रही है, उसके हिसाब से निकाल लो। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो आंसर आएगा आपका 750। आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों। अब हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में 26 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपने काफी नई चीजें सीखने को मिली होगी, आपको एक रियल एग्जाम अप्रोच मिली होगी। इन पे प्रैक्टिस करते रहिए और इन जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ छोटी छोटी बीच बीच में, उन ट्रिक्स को याद रखिए, वो आपकी एग्जाम में टाइम बचा के चलेगी। और अगर टाइम बचा के चलोगे तो आगे क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।